जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों का त्रिशूल डिफेंस एकेडमी से हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम लोग जो है नेवी एमआर की मैथ के स्पेशल क्लास में आज प्रेजेंट हुए हैं। मैथ में आपको नेवी एमआर में आने वाले सभी क्वेश्चन, सभी चैप्टर को लेते हुए आज हम लोग उसके क्वेश्चन की सॉल्विंग करने चल रहे हैं। तो नेवी एमआर में किस किस टाइप के और कहाँ से किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, उन सभी क्वेश्चन को कलेक्ट करके आपको विद सॉल्यूशन, विद डिस्कशन आपको दिया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन आपका है, जैसे देखिए अगर आप पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू द ऑथेंटिक वैल्यू ऑफ द नंबर इन 896743। अब देखो इसमें अब आप अगर ले लेते हैं तो देखिए यहाँ पे जैसे अगर हम लोग लेंगे इस क्वेश्चन को हम लोग अब सॉल्व करने चल रहे हैं। तो डिफरेंस लेना है हम लोगों को, किसके किसके लेना है डिफरेंस, हम लोगों को लेना है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के। तो अब देखिए यहाँ पे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू पे लेना है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए, अगर बात करते हैं तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के प्लेस में आपको डिफरेंस लेना है। यानी यहाँ पे अगर आप लोगे तो इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे अगर आप ले लेते हैं ऑफ 6, यानी यहाँ पे ये था कि संख्या इतने में अंक 6 के स्थानीय मान तथा जाति मान में अंतर कितना है, या किसी भी अंक के स्थानीय मान और जाति मान में अंतर पूछा जा सकता है। ठीक है, किसी भी अंक के स्थानीय मान और जाति मान में अंतर पूछा जा सकता है। तो देखिए जैसे अगर आपने लिया, देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम लोग लेते हैं तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप अगर ध्यान दीजिए, तो जैसे हमने ले लिया, अब इसके सलूशन पे हम लोग चलते हैं। तो पहले आप समझिए, जैसे 3, 2, 4, 6 है, तो इसमें अगर प्लेस वैल्यू की बात करेंगे 4 का, तो 10 से मल्टीप्लाई होता है क्योंकि ये 10 के प्लेस पे है। और फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 4 × 1 यानी 4 ही होता है, ये आप जानते ही हैं। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक, क्वेश्चन में यही कह रहा है कि अंक 6 के स्थानीय मान और जाति मान में अंतर। तो देखिए 8, 9, 6, 7, 4, 3 ये आपके पास है। ये अगर हम लोग ले लिए, अब इसका अगर आप लेते हैं तो देखिए पहली चीज 6 का स्थानीय मान, तो 6 इंटू किस पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यूनिट, 10, 100, 1000। तो ये आपका हो गया 6000 आपने ले लिया। ठीक, अब इसी का आप लेते हैं 6 × 1, यानी आपका 6 हो गया, माइनस आप करेंगे तो 4995 5994 ये आपका हो गया। तो इसका अगर आप देखते हैं तो ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए डियर स्टूडेंट, इसको आपने इस तरीके से कर दिया। स्थानीय मान और जाति मान के बारे में आप जानते ही हैं। तो स्थानीय मान और जाति मान आपका क्या होता है, तो इकाई के स्थानीय मान अगर आपको लेना है तो इकाई के अंक के लिए 1 होता है, दहाई के अंक के लिए 10 से, सैकड़े के अंक के लिए 100 से, ठीक है, हजार वाले अंक के लिए 1000 से गुणा होगा। तो ये स्थानीय मान हो गया और ये जाति मान हो गया। इन दोनों का अंतर अब हम लोगों को करना है। तो 5994, तो 5994 आपका हो गया। ठीक, ये हम लोगों ने ले लिया। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को मिल गया। आइए डियर स्टूडेंट, अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, आप देखिए दूसरा क्वेश्चन जैसे आपको दिया है, if a and b are two odd numbers then which of the following will be an even number।
देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे भी गए हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे गए हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए यदि a तथा b दो विषम संख्याएं हो तो निम्न में से कौन सी एक संख्या सम होगी। तो देखिए क्वेश्चन पे अगर आप चलेंगे, a और b दो विषम संख्याएं हैं, तो देखिए अगर a इक्वल टू 1 होगा तो b इक्वल टू क्या होगा 3, a इक्वल टू 1 होगा तो b इक्वल टू क्या होगा 3, a इक्वल टू 1 मिल गया तो b इक्वल टू 3। अब इसमें से कौन सा सम होगा, a प्लस b अगर आपने ले लिया 1 प्लस 3 इक्वल टू 4, ये आपका आ गया। अब देखो पहला ऑप्शन, तो ये 4 क्या है, सम है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो है पहला ऑप्शन मिल गया। बाकी और ऑप्शन को भी देख लो, ये आपका हो गया a प्लस b प्लस 1, 1 प्लस 3 प्लस 1 यानी 5, ये क्या है, विषम है। फिर अगला अगर आपने ले लिया a इंटू बी, इसलिए ये नहीं हुआ, a इंटू बी तो 1 इंटू 3 इक्वल टू क्या आएगा 3, इसलिए ये भी नहीं होगा। a इंटू बी, a इंटू बी इक्वल प्लस 2, तो यानी आपका हो गया 1 इंटू 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, इसलिए ये भी नहीं हुआ। तो डियर स्टूडेंट अगर आप देखते हैं तो ये आपका पहला ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे करेंगे। ठीक है, तो हमें लगता है अब आप पहले ऑप्शन के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने माना है वही आप मानिए, आप कुछ और भी मान सकते हैं, तो भी ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो सकता है। जैसे अगर अब हम लोग ले लेते हैं a इक्वल टू, हमने ले लिया a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 5, तो भी देखो पहला ऑप्शन जो है a प्लस बी 3 प्लस 5 इक्वल टू 8, 3 प्लस 5 इक्वल टू 8, तो इसके अकॉर्डिंग भी आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा। तो बताइए डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन 6n स्क्वायर प्लस 6n विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी अभी जो ये तीनों क्वेश्चन अभी आपने देखा, ये तीनों क्वेश्चन नंबर सिस्टम से थे। यदि n एक प्राकृतिक संख्या हो, देखिए क्वेश्चन को आप समझिए, यदि n एक प्राकृतिक संख्या हो तो 6n स्क्वायर प्लस 6n निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभक्त होगा। अब देखिए किससे पूर्णतः विभक्त होगा। अब इस पे अगर आप चलते हैं तो इसको अगर आप लेते हैं तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप लोगे तो देखिए n इक्वल टू हमने क्या रख लिया 1, क्योंकि प्राकृतिक संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है, 1 से होती है। तो 6 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 यानी आपका हो गया 12। अब दूसरा n की वैल्यू आप 2 रखो तो 2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 हो गया, 6 चौको 24 प्लस 12 बराबर आपका 36। तो देखो 6 से भी कट रहा है और 12 से भी कट रहा है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को का आंसर हम लोग देखते हैं, तो इसका आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आपने कर लिया। आइए फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, तो देखिए अगले क्वेश्चन पे अगर आप चलेंगे तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा जो है उसकी बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका चैप्टर एलसीएम और एचसीएफ से है। चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 4 ये चैप्टर आपका एलसीएम और एचसीएफ से है। तो देखिए पहले इस क्वेश्चन को हम आपको बेसिक से बता देते हैं, फिर आप डायरेक्ट आप कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन पे का अगर सलूशन लेते हैं, पहली संख्या
हमने ले लिया, पहली संख्या आपके पास है x हो गया, दूसरी संख्या इक्वल टू 2x है, तीसरी संख्या आपके पास है 3x। पहली संख्या x, दूसरी संख्या 2x और तीसरी संख्या 3x। अब इसको अगर आप लेते हैं तो देखिए x ही लिखेंगे, 2 इंटू x लिखेंगे, 3 इंटू x लिखेंगे। अब इसके HCF की बात करते हैं तो इसका HCF आपका क्या है x। अब ये हो गया तो x इक्वल टू क्या है 12, x इक्वल टू 12 आपने ले लिया तो पहली संख्या 12 हो गई, दूसरी संख्या 12 गुणे 2 बराबर 24 हो गया, तीसरी संख्या 12 गुणे 3 बराबर 36, 12, 24 और 36। तो इस तरीके से हमने ये बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको बता दिया। इसी क्वेश्चन को अभी आपका जब बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, अब इसी क्वेश्चन को अगर हमें ट्रिक से करना होगा तो हम कैसे करेंगे। अब आप इसी को जैसे ट्रिक से करना है तो आप ट्रिक से अगर आप लेते हैं तो देखिए ट्रिक से करने के लिए आपको क्या करना होगा। पहला काम, इस क्वेश्चन को अगर अब हम लोग ट्रिक से लेंगे तो ट्रिक से लेने का मतलब ये है, इसकी जो अगर आप ट्रिक बनाएंगे तो ट्रिक आपकी क्या होगी उसकी बात करते हैं। तो ट्रिक हमारे पास जो होगी वो क्या होगी, 1 इंटू 12, जो HCF दे रेशियो मल्टीप्लाई कर लीजिए। पहली संख्या 12 हो गई, दूसरी संख्या 2 इंटू 12 24 हो गया और तीसरी संख्या आपकी हो गई 3 इंटू 12 तो 36, 12, 14 और 36 ये ऑप्शन आपका होगा। ठीक इस तरीके से ये संख्याएं आपकी होंगी। ठीक है, इन संख्याओं में भी आपका कामा होना चाहिए, कामा मैं कर दे रहा हूँ ये इस तरीके से, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ठीक डियर स्टूडेंट, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। हमें लगता है सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट से और इस ट्रिक से दोनों से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन, आज का अब अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग चलते हैं। तो 5 की अगर बात करते हैं तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये भी इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा जाता है। तो ये एडिशन का है, डेसिमल का है, इसमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आप जो है पहले ले लीजिए जिसमें डेसिमल नहीं लगा है और आप जो है 2 डिजिट तक डेसिमल लगा लीजिए। इसके बाद हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं 4.04 ले लिया, फिर हमने 44.4 हमने ले लिया, फिर 4.44 हमने ले लिया, फिर 5.4 आपने ले लिया। तो देखो अब इसको अगर आप लेते हो तो 448 हो गया, 12 हो गया, देखिए इसको आपको ऐड करना था, तो अगर आप ऐड करते हैं तो ऐड करके आप इसको देख लेंगे। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो ऐड करके अगर देखते हैं तो देखिए आपने ले लिया जैसे 448, 4 4 8 4 12, कैरी 1 हो गया, 4 4 8, 8 8 16, 16 5 21 1 22, ये आपका हो गया, 4 4 8 2 10 हो गया और 4 1 5, तो 502 ये आपका है। तो इसमें आपको कहीं मिल नहीं रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ई हम लोगों का हो गया। तो डियर स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, आइए फिर हम लोग आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग लेंगे, अगला क्वेश्चन आपके पास है, देखिए ये आपको दे दिया है, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए अब हम लोग इसको अगर लेते हैं तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ये जो क्वेश्चन है आपके चैप्टर इंडिसेस से है, ये क्वेश्चन जो है आपके चैप्टर घातांक से है। तो इस क्वेश्चन को जब घातांक से दिया है
तो इस क्वेश्चन को हम लोग घातांक से करते हैं। तो अब देखिए ये आपका चैप्टर जो है इंडिसेज का है। अब देखो इसको अगर आप लिखोगे तो ये आपका हो गया 256 की पावर 0.116 इंटू 16 की पावर 0.18। तो ये आपका हो गया 16 का स्क्वायर की पावर 0.16 इंटू 16 की पावर 0.18। तो 16 की पावर 0.32 इंटू 16 की पावर 0.18। अब देखिए ये आपका हो गया a की पावर m। अब ये फार्मूला आपका लग सकता है a की पावर m इंटू a की पावर n। तो ये आपका हो गया a की पावर m प्लस n। तो ये आपने लिया तो ये आपका हो गया 16 की पावर 8 टू 10, ये 5, ये आपका हो गया 16 की पावर 1/2, ये आपका हो गया इक्वल टू 4। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से करेंगे, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। अब ये हमें लगता है सारे बच्चों को समझ में आ ही गया होगा। तो अब आइए आगे हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए अगले क्वेश्चन पे अगर आप चलेंगे तो अगला क्वेश्चन आप देखिए ये आपका है, इफ़ 1.5x इक्वल टू 0.04y देन व्हाट इज़ द वैल्यू y माइनस एक्स अपान वाई प्लस एक्स। ये आपका हो गया। तो देखिए इसको अगर आपने ले लिया 1.5x इक्वल टू 0.04y, तो x अपान वाई इक्वल टू 0.04 अपान 1.5। इसको आप लिख सकते हैं x अपान वाई इक्वल टू 4/150। तो 2 इक्वल टू 75। तो 2 इक्वल टू 75 आपने ले लिया। अब हो गया x की वैल्यू आपकी 2 आएगी, और x की वैल्यू 2 आपकी हो गई और y की वैल्यू क्या हो गई 75। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 75। तो आप देखो 75 माइनस 2 अपान 75 प्लस 2, 73/77, 73/77। तो ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरीके से कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इसको आपने देख लिया और इसका आंसर आ गया आपका। अब हम लोग फिर से चलते हैं इसके आगे, अगले क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगले क्वेश्चन पे अब चलेंगे। देखिए अब हम लोगों का जो अगला क्वेश्चन है इसको अगर आप ध्यान दीजिए, इफ़ 1.125 इक्वल टू 10 की पावर के इक्वल टू आपको दे दिया है 0.0012 देन के। अब आप इसको लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन की अगर बात हम करेंगे तो देखिए ये क्वेश्चन अगर आप लेंगे तो इधर हमने लिखा है इसको 1.125 इंटू 10 की पावर के इक्वल टू, अब इधर आप देखेंगे, पहले आप इसको समझिए, आपको मैं बता रहा हूँ ये इधर कितने पे डिजिट पे है। तो यहाँ पे 1.125 ये आपने ले लिया 12, या इसको पहले आप ऐसे समझ लीजिए, मैं और आपको सिंपल में बता देता हूँ, कोई बात नहीं है। देखिए ये हमने लिखा 1 2 3 4 6। तो ये आपने 125 इंटू 10 की पावर -6 ये आपका हो गया। तो 1.125 इंटू 10 की पावर के इक्वल टू 125 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -6। तो 1125 इंटू 10 की पावर के इक्वल टू 1125 इंटू 10 की पावर -3 अब आपका हो जाएगा। अब देखो दोनों में ये सेम है, तो 10 की पावर के इक्वल टू 10 की पावर -3, तो के इक्वल टू -3। तो आप इस तरीके से आप कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी। डियर स्टूडेंट, इसका आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपने देखा और इस क्वेश्चन को आपको ये समझ में आ गया होगा।
तो अब डियर स्टूडेंट हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए फिर अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन जैसे है, अब ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, तो देखिए ये आपका होगा, इसको अगर हमने ले लिया 1 यानी इसको हमने लिख लिया 6 और ये आपका 6 इंटू, यहाँ पे अगर आप लिखते हैं 6 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 10 प्लस 6/20, 6 इंटू 20, ये आपका हो गया। अब देखिए एलसीएम अगर लेंगे तो 6 इंटू 20 होगा, तो यहाँ पे हमने 20 से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे 6 इंटू 20 तो यानी 5 हो गया, 2 होगा, 1 हो गया अपान 6 इंटू 20, ये हमने ले लिया। ये इतना आपको मिल गया। अब इसको आप सॉल्व करते हैं तो देखिए 1 और 2 3 5 3 8, ये आपका हो गया 28/6 इंटू 20। अब इसको 4 से काटते हैं, 4 7 28, 4 5 20, 7/6 30, 7/30। तो अब अगर आप देखें तो इसमें ऑप्शन नंबर 7/30, ऑप्शन नंबर बी। तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अगर आप करते हैं तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और इसका आंसर ला सकते हैं। हमें लगता है सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आसान तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ से 1/6 को आप बाहर करो, 1 + 1/4, 1/10 + 1/20, ये आपका हो गया 1/6, 1 + 1/4 + 1/10 + 1 + 1/20। तो ये आपका हो गया 1/6, तो ये आपका हुआ 20 + 5 + 2 + 1/20, ये आपका हो गया। इधर आपने ले लिया 28/20 इंटू 1/6, 5 और 7, तो 7/30, ये आपका हो गया। तो 7/30 ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपका हो गया। डियर स्टूडेंट इस तरीके से भी इसको आप कर सकते हैं। आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है ये है। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें करना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो देखिए 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस ... 1/100 इंटू 101, ये आपका हो गया। अब देखो जब ये आपका हो गया तो एक टर्म लेते हैं, 1/1 इंटू 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/1 माइनस 1/2। देखो आप इस कॉन्सेप्ट को समझोगे, 1/1 इंटू 2 बराबर 1/1 माइनस 1/2। तो इसको अगर आपने ले लिया तो 2 - 1/1 इंटू 2, तो 1/1 इंटू 2 वही चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है, ये आपको मैंने दिखा दिया। अब जहाँ पे 1/1 इंटू 2 है उसको 1/1 माइनस 1/2 हम लोग लिख सकते हैं। तो जब ये हमने लिख लिया तो आप देखिए, अब आपने इसको जब लिख लिया तो अब आप इसके आगे आएंगे, ये आपका हो गया 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस ... 1/100 माइनस 1/101। अब देखिए ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, इस तरीके से सब आपका कट जाएगा। 1 माइनस 1/101, 101 माइनस 1/101
तो 100/101, तो ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। इस टाइप के भी क्वेश्चन का ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो बताइए डियर स्टूडेंट, यहाँ तक हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन को कर लिया, यहाँ तक हम लोगों ने इस क्वेश्चन को किया। फिर आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ तक हमें लगता है सभी को समझ में आ गया होगा। इसमें कोई ऐसा हो जिसके ना समझ में आया हो तो मैं आपको फिर से बताऊं, लेकिन हमें लगता है डियर स्टूडेंट सभी को यहाँ तक समझ में आ गया है। इसमें किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आइए फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन अब हम लोग करेंगे। तो देखिए अगले क्वेश्चन पे अगर आप आते हैं तो अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका हो गया। अगले क्वेश्चन पे अगर आप चलते हैं तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। ये सब नेवी एमआर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। अब देखिए जैसे अगर आपने ले लिया, यहाँ पे अब हम लोगों ने लिया इस क्वेश्चन को। अब देखो इस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना है। तो डायरेक्ट इसका डिनोमिनेटर 1, तो ये आपका x + 1 अपान x + 1 ये हुआ, इंटू इसको x + 2 यानी हम डायरेक्ट x + 3 अपान x + 2 लिख सकते हैं, इंटू इसको x + 4 अपान x + 4 आप इसको x + 4 लिख सकते हैं। देखिए x + 4 अपान x + 3 हो गया, इंटू x + 5 अपान x + 4 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो जैसे भी आपको दिया जाए तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे अगर अब आप इसको लेते हैं, इसको आप सॉल्व करेंगे तो x + 2 अपान x + 1 हो गया, इंटू x + 3 अपान x + 2 हो गया, इंटू x + 4 अपान x + 3 हो गया, इंटू x + 5 अपान x + 4 हो गया। यहाँ से देखिए x + 3 x + 3 x + 2 x + 2 x + 1 आपका नहीं कटेगा, x + 4 कट जाएगा। उधर आपका बचा x + 5 और इधर बचा आपका x + 1। तो x + 5 अपान x + 1 ये आपका कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। ये ऑप्शन फर्स्ट हो गया। अब आइए फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ठीक है, तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 12 है। अब जितना भी मैं बता रहा हूँ इन सभी में से कोई ना कोई ये क्वेश्चन आपके यहाँ, ये वाला जो अभी काटने वाला मैं बता रहा हूँ 2-3 क्वेश्चन जो कराया, इस टाइप का कोई ना कोई क्वेश्चन मान चलिए कि नेवी एमआर में एक क्वेश्चन इसका आना फिक्स है। इसलिए मैंने हर टाइप को, जितने भी टाइप के क्वेश्चन इससे बनते हैं उन सभी टाइप के क्वेश्चन को मैंने इसलिए किया। अब आइए फिर आगे हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगले क्वेश्चन की बात अगर हम लोग करेंगे तो अगला क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आप पे अगर आप चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 12 को अगर हम लोग सॉल्व करें तो वही चीज़ देखिए, ये 3 1 या 3 - 1, तो ये आपका हो गया 2/3, ये आपका हो गया 3/4, ये आपका होगा 4/5 डॉट 98 अपान 99 इंटू आपका होगा 99 अपान 100। तो ये आपका हो गया। तो देखिए 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 99 से 99 कैंसिल। इधर हुआ 2 अपान 100 इक्वल टू क्या आएगा 1 अपान 50। तो ये 1 अपान 50 इसका भी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो यहाँ तक डियर स्टूडेंट इसको हम लोगों ने कर लिया, इसका भी ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने देख लिया। अब बताइए इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम? हमें लगता है सारे बच्चों को ये क्वेश्चन बड़े ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप लेंगे तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो होगा उस पर अगर हम लोग चलते हैं तो ये आपका होगा a माइनस बी इक्वल टू 1। ये आपका है a माइनस बी इक्वल टू 1 हमने ले लिया। अब देखो, अब इसके प्लेस पे देखिए कह रहा है क्वेश्चन में इफ a माइनस बी इक्वल टू 1 देन a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये आपको निकालना है। यदि a माइनस बी इक्वल टू 1 हो तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab निकालो। तो ये आपका हो गया a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू 1 का क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू 1 का क्यूब आपका हो गया। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया। इसको आप लिखोगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा 1। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। तो अब देखो a माइनस बी के प्लेस पे क्या है 1, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब 3ab इंटू 1 इक्वल टू 1। ये आपका हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू 1। ये आपका हो गया। तो डियर स्टूडेंट इसकी वैल्यू 1 आएगी, ऑप्शन नंबर सी। तो अगर आप ध्यान दीजिए तो इसका आपका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही हो रहा है। यहाँ तक आपने देख लिया। ये था हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 13। तो ये सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब फिर हम लोग आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जैसे हमारा है, अगले क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो देखिए समझिए, ये आपको दे दिया क्वेश्चन नंबर 14। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन a स्क्वायर अपान बी सी प्लस बी स्क्वायर अपान सी ए प्लस सी स्क्वायर अपान ए बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क्स। फिर आपको दे दिया यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो a स्क्वायर अपान बी सी प्लस बी स्क्वायर अपान सी ए प्लस सी स्क्वायर अपान ए बी क्वेश्चन मार्क। अब आपको ये कह रहा है, ये नेवी एमआर में देखिए ये क्वेश्चन इस टाइप का बन सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए, अब आपने लिया जैसे यहाँ पे दे दिया a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो पहले आप कंडीशन समझिए। जब आपको a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देता है तो मैंने आपको इसकी कंडीशन बताया है क्लास में, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तब क्या होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc होता है। ये आप समझिए, ये फार्मूला मैंने बताया भी था और कैसे आता है क्लास में मैंने समझाया भी था। तो इसको आप सभी लोग समझिए। फिर से देखिए, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या होगा 3abc होगा, 3abc होगा। ये आपका फार्मूला होता है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप लोगे तो पहले अब क्वेश्चन पे आओ, ये फार्मूले को आप याद रखो और क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन आपके पास है a स्क्वायर अपान बी सी प्लस बी स्क्वायर अपान सी ए प्लस सी स्क्वायर अपान ए बी। ये आपका है a स्क्वायर अपान बी सी प्लस बी स्क्वायर अपान सी ए प्लस सी स्क्वायर अपान ए बी। तो ये आपका हो गया। अब इस क्वेश्चन को आपको करना है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग जो है करते हैं। तो देखिए, अब इस क्वेश्चन को आपको अगर सॉल्व करना है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, a स्क्वायर अपान बी सी प्लस बी स्क्वायर अपान सी ए प्लस सी स्क्वायर अपान ए बी। तो अब देखो ऐसे क्वेश्चन में नीचे हमें ए बी सी लाना है। तो देखो हमने क्या किया, ऊपर a से मल्टीप्लाई किया, a क्यूब अपान ए बी सी बन गया प्लस बी क्यूब अपान ए बी सी बन गया प्लस सी क्यूब अपान ए बी सी बन गया। तो देखो a क्यूब अपान ए बी सी प्लस बी क्यूब अपान ए बी सी प्लस सी क्यूब अपान ए बी सी। तो डियर स्टूडेंट यहाँ तक बना लिया हमने। अब देखो आपको पता है कि यदि अभी आपको बताया गया तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपान ए बी सी। ये आपका हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपान ए बी सी आपका हो गया। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपान ए बी सी हो गया। तो आपको बताया गया है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 अगर होगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। ये आपका हो गया।
अब देखो यहाँ पे हमने ले लिया क्या, 3ABC अपान ABC कैंसिल आउट इक्वल टू 3, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ तक हमने ले लिया, ये आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो यहाँ तक हम लोगों ने किया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में आपको 3 दिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट हम लोग ये कर लिए, ये हमारा पार्ट 1 था। ठीक, देखिए पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग पार्ट 2 लेंगे, उसमें 25 क्वेश्चन, 25 का हम लोग लेके हर पार्ट को बनाए हैं। 25 क्वेश्चन का हमारा जो होगा पार्ट होगा। तो पहले पार्ट में हम 25 क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसका हम लोगों ने 14 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब आइए डियर स्टूडेंट हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन हमारा है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15। तो देखो 15 में दे दिया है इफ ए अपान बी इक्वल टू बी अपान सी ए अपान 3। देखो इफ ए अपान 3 इक्वल टू बी बाई 4 इक्वल टू सी बाई 7 देन ए प्लस बी प्लस सी अपान सी। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है। यदि ए अपान 3 इक्वल टू बी बाई 4 इक्वल टू सी बाई 7, समझिए आप, यदि ए अपान 3 बराबर बी बाई 4 बराबर सी बाई 7, तब ए प्लस बी प्लस सी अपान सी का मान निकालना है। तब ए प्लस बी प्लस सी अपान सी का मान हम लोगों को निकालना है। तब ए प्लस बी प्लस सी अपान सी का मान निकालना है। तो डियर स्टूडेंट देखिए अब इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो जैसे a अपान 3 इक्वल टू हम लोग के ले लेते हैं, तो a इक्वल टू 3 के हो गया, b इक्वल टू 4 के हो गया और c इक्वल टू 7 के हो गया। ये हम लोग लेट कर लेते हैं इससे। अब आपका क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी अपान सी, ए प्लस बी प्लस सी। ए की वैल्यू आपके पास है 3 के, बी की वैल्यू है 4 के, सी की वैल्यू है 7 के अपान 7 के। तो आपका 7 4 11, 14 के बटे 7 के, तो कैंसिल, 7 दूनी 14, तो ये आपका कितना आएगा 2। तो ऑप्शन नंबर सी, बोलो भाई, ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी पे हम लोग चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका मिल गया कितना 2, यही आपका आंसर है। तो डियर स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है उस अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यानी इसका अगर आप लेते हैं इस पार्ट का, यानी पहले पार्ट का नेवी एमआर के मैथ के आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज का जो पहला पार्ट है, नेवी एमआर के मैथ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज का जो पहला पार्ट है, उस पहले पार्ट का क्वेश्चन नंबर हम 16 पे आ चुके हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 16 हमें करना है। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। ये आपने ले लिया a प्लस बी का होल स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर आप इसको लिखोगे डियर स्टूडेंट, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अपान ए माइनस बी, और a प्लस बी आपका हो गया a प्लस बी कैंसिल, a प्लस बी अपान ए माइनस बी, यही आपका आंसर हो गया। a प्लस बी अपान ए माइनस बी हम लोगों ने ले लिया। तो डियर स्टूडेंट a प्लस बी और a अपान ए माइनस बी आपको मिल गया आंसर। ठीक है, a प्लस बी हम लोगों ने लिया और अपान ए माइनस बी। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट ये हम लोगों का आंसर हो गया। ठीक, कोई प्रॉब्लम, हमें लगता है यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए डियर स्टूडेंट फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जैसे 17 है। तो देखिए
17 में अगर आपने ले लिया तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात अगर आप करते हैं तो 17 में क्या दे दिया है, इफ a माइनस बी इक्वल टू 3 एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 29 देन a इंटू बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसको हमें फाइंड करना है। यदि a माइनस बी बराबर 3 तथा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 29 हो तो a इंटू बी का मान होगा, a इंटू बी का मान होगा। तो देखिए ये आपका है। अब अगर हम लोग लिए यहाँ पे समझिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपका होता है माइनस 2ab। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 3 का होल स्क्वायर 29 माइनस 2ab आपका हो गया। तो ये अब आपने ले लिया 9 इक्वल टू 29 माइनस 2ab, तो माइनस 20 इक्वल टू माइनस 2ab कैंसिल, 2 से आपने काटा 10 इक्वल टू ab की वैल्यू आपकी क्या आ गई 10। तो अब देखिए ab की वैल्यू हम लोगों के पास क्या आ गई डियर स्टूडेंट 10। तो आप यहाँ पे देखिए कि 10 आपको मिला, ये आपका 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे a इंटू बी हम लोगों का 10 फिर से हम लोग देख लेते हैं। a माइनस बी इक्वल टू 3, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 29। तो अगर आपने लिया a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी की वैल्यू 3 है तो 3 का होल स्क्वायर बराबर 29 माइनस 2ab, 9 इक्वल टू आपने 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू 29 माइनस 2ab माइनस 20 इक्वल टू माइनस 2ab, माइनस माइनस कैंसिल, 2 से काटा आपने 10। तो ये इतना आपने डियर स्टूडेंट ले लिया। अब इसमें हमें लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अब हम लोग लेते हैं, ठीक। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, इस क्वेश्चन को देखिए, हाउ मेनी 1/8 इन 37 होल 1/2। अब देखो 37 सही 1/2 में कितने 1/8 हैं, ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपके यहाँ अक्सर पूछता है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन पे अगर आप चलेंगे तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को अगर हम लोग लेते हैं 30 होल 1/2 में कितने 1/8 हैं, तो इसमें 1/8 की संख्या अगर लेना है तो 37 होल 1/2, 7 दूनी 14, 1 15, 3 दूनी 6, 1 7 यानी 75/2 हुआ। ये आपने ले लिया बटे 1/8, ये आपने लिया 8 ऊपर जाएगा 75 इंटू 8/2, 2 से आपने काटा 4, 5 चौक 20, 7 चौक 28, 2 30 यानी 300। इसमें कितना होगा 300। ये पहला ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन आपका फर्स्ट हो गया, ठीक। तो यहाँ तक हम लोगों ने डियर स्टूडेंट इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हमें लगता है इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब आइए आगे हम लोग चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे लेते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन यानी इस पार्ट का 19वां क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन, ये अब आप आते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब जैसे अगर आपको दिया है इस टाइप के क्वेश्चन को, तो सबसे पहला काम आप ये करिए, जैसे आपको यहाँ पे दे रखा है 4489 का स्क्वायर रूट हमें लेना है, 4489 का स्क्वायर रूट हम लोगों को लेना है। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, 4489 अपॉन 100 इंटू x इक्वल टू 8.04। अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो पहले आप इसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट आप कैसे लेते हैं आपको मैं पहले बेसिक बता देता हूँ। 4
सॉरी यहाँ पे गलत आपने लिखा है, फिर से हम लोगों ने इसको लिख लेते हैं। ये आपका होगा 4489, ये आपका हो गया। तो अब इसको हम लोग लेते हैं 889, ये आपने ले लिया, स्क्वायर रूट अब लेना है। तो आप देखो कि ट्रू से कटना नहीं है, अभी कितने से कटेगा, 9 और 7, 17 4 21 4 25। तो अब देखिए ये हमें लगता है प्राइम नंबर से ही कटेगा। इसको अगर आप देखिए 7 से, 7 पचे 35 अगर हम लोग ले लेते हैं, 7 पचे 35, ये आपका हो गया 7 पचे 35, 7 छंग 42, 7 चौक 28, इससे भी नहीं कटेगा। 11 से अगर आप काटेंगे तो 11 से अगर आप लेते हैं तो 11 से भी कोई मतलब नहीं है। अब इसको हमें चेक करना है 13 से, 13 से आपको देखना है। तेरह से अगर हम लोग ले लें इसको, यह एक काम ये करते हैं, छोड़िए, यहाँ पे अपान 100 इंटू एक्स इक्वल टू 8.04 ये कर देते हैं, दोनों का वर्क कर देते हैं। 4489 अपान 100 इंटू एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 8.04, ये अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आपकी 12 आ जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। आइए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। अब आइए इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो ये क्वेश्चन आप देखिए, जी देखिए आपको दिया है जी बराबर एच प्लस 4/L हो, तो यल की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो कुछ है नहीं, समझिए अभी जो आपने किया तो ये आपका हो गया, अगर हम लोग ले लेते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो अब यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से आपको दिए गए हैं। इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें यल की वैल्यू को आपको फाइंड करना है। तो यल की वैल्यू को जैसे आपको फाइंड करना है तो आप समझिए जी माइनस एच इक्वल टू √4/L, तो जी माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 4/L, तो L इक्वल टू 4/G माइनस एच का होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। तो देखिए ये हमें लगता है ये ऑप्शन नंबर आपका जो होगा डी होगा। थोड़ा सा इसको आप ऊपर करेंगे तो डी में आपको ये मिलेगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में ये आपका आंसर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी पे ये आंसर आपको मिल गया। तो ऑप्शन नंबर डी से आपने देख लिया, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसको हमें कैसे करना था। ठीक, अब आइए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो होगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये देखिए, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आप देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो आप देखिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम लोग उसी तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें अब देखिए कोई नई चीज़ें नहीं है, तो पहले ये हमने ले लिया। देखो आप समझो कैसे आप इस क्वेश्चन को करोगे। ये 49 है, तो ये आपका हो गया 29 + 7 यानी आपका 36, 36 का मतलब 6, तो ये 19 + 6 √25, 25 की वैल्यू 5, ये आपका हो गया। अब √11 + 5 यानी हो गया 16, 16 इक्वल टू 4। अब 5 + 4 इक्वल टू 9, √9, 9 की वैल्यू क्या आएगी 3, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो डियर स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन नंबर फर्स्ट से कर सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हम लोगों ने ले लिया। ठीक, आइए अब आगे हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है उसकी बात हम लोग करते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन पे अगर आप लेंगे तो देखिए अगला क्वेश्चन जो भी है उस पे हम लोग चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन आप लेंगे तो देखिए
अगला क्वेश्चन अगर हम लोग ले लेते हैं तो यहाँ पे दे दिया है 4 की पावर अंडर रूट 4 की पावर n इक्वल टू 64। तो ये हो गया 4 की पावर n बाई 2 इक्वल टू 4 की पावर 3। तो n बाई 2 इक्वल टू 3 बाई 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे n की वैल्यू 6। तो अब आपको मिल गया। यहाँ पे हम लोग लेते हैं तो n की वैल्यू अब हम लोगों को लेना है। तो ये 4 की पावर n बाई 2 और 4 की पावर 3 ये आपका हो गया। तो इसका मतलब ये है अब ये 6 नहीं मिल रहा है तो इसको हम लोग 2 में तोड़ दें। ये 2 में तोड़ लें भाई। तो अब जैसे इसको अगर आप लेते हो 2 में तोड़ते हो तो देखो 2 की पावर 2n बाई 2 इक्वल टू 2 की पावर 6। ये कैंसिल तब भी यार n इक्वल टू 6 ही आएगा। इसमें गलत है, ऑप्शन गलत हो गया है। तो इसको अगर आप जो है बना लीजिएगा, ऑप्शन एक 6 कर लीजिएगा। ये ऑप्शन 6 बना लेते हैं और ऑप्शन सी को हम लोगों ने सही कर लिया। ठीक है डियर स्टूडेंट, आइए अब आगे फिर हम लोग चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ये आपका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 पे हम लोग आ गए। तो देखिए अब 23 पे अगर बात करते हैं तो देखिए ये क्वेश्चन अगर आपने लिया तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखिए ये भी क्वेश्चन आपका उसी तरीके से होगा। तो ये आपका हो गया। यहाँ पे जैसे अगर आप लेते हैं, ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप समझिए तो 18 अपान जैसे दे दिया है 13, तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे आपने लिखा x अपान 169 इक्वल टू 18 का अगर आप लेंगे तो देखिए यहाँ पे जैसे आपका हो गया x अपान 169 इक्वल टू 18 का होल स्क्वायर बटे 13। तो 18 का होगा 324 बटे 13। ये आपका हो गया। ये आपने ले लिया 13। ठीक है 13 यानी 169 ये आपने ले लिया। तो अब यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल गई। तो x की वैल्यू आपकी होगी यहाँ से 324 आपका होगा। तो यहाँ पे 324 ये आपका बन जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, आइए फिर आगे हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन पे अगर आप चलेंगे तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है। अगले क्वेश्चन पे देखे जाए तो फिर ये हम लोगों का है अगला क्वेश्चन, इफ़ द एवरेज ऑफ 11, 23 एंड x इज 40। देखिए अब आपको दे दिया है एवरेज आपको लेना है 11 प्लस 23 प्लस x का कितना है 40। तो अब आपसे पूछा है x का मान, तो आप ले लो भाई। 4 हो गया 34 बराबर 4 3 12 120। x बराबर 120 माइनस 34 तो यानी 6 हो गया 8। ये 86 आंसर, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है आइए फिर अगला क्वेश्चन आपका हो गया लास्ट क्वेश्चन। इस पार्ट का हम लोग देखते हैं। इस पार्ट का जैसे लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द एवरेज ऑफ 7 consecutive नेचुरल नंबर इज इतना, विच ऑफ दिस इज द लार्जेस्ट नंबर। तो देखिए अब आपको दे दिया है द एवरेज ऑफ 7th consecutive नेचुरल नंबर इज आपको दे दिया है 33। ठीक है नेचुरल नंबर 7 नेचुरल नंबर लेना है। तो 7 नेचुरल नंबर का सम अगर आप लोगे तो ये आपका अगर लेते हो जैसे, तो देखो हमने ले लिया थोड़ी देर के लिए कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इतना दे दिया है। अब आपसे पूछा है इस क्वेश्चन में अब हम लोगों से यही पूछा है कौन सी सबसे बड़ी संख्या होगी, 7 प्राकृतिक संख्या। तो देखो यार x जैसे भी हम लोग ले लेते हैं, फिर मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। x
एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, ठीक है, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 6, ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7, 7 एक्स हो गया प्लस ऐड कर लो 3 3 6 4 10, 10 6 16 5 21 बटे 7 बराबर 33, ये आपको दे दिया। x प्लस 3 इक्वल टू 33, तो x इक्वल टू कितना आया 30। जब ये 30 आया तो x की वैल्यू सबसे बड़ी संख्या आपको लेना है 30 प्लस 6, यानी कितना हो गया 36। तो ऑप्शन नंबर डी हो गई। तो डी तक हम लोगों ने, डियर स्टूडेंट, यहाँ तक हमारी जो पहली सीट में 25 क्वेश्चन थे, या पहला जो वीडियो हमारा था 25 क्वेश्चन का, तो यहाँ तक हम लोग कर लिए। अब इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन को करेंगे, बाकी टॉप 25 क्वेश्चन को नेवी एमआर के लिए करेंगे फिर से अगली वीडियो में। तो आज हम लोगों ने नेवी एमआर के लिए पहली जो हमारा पहला वीडियो था, पहला पार्ट था, उसके टॉप 25 क्वेश्चन को विद सॉल्यूशन, विद डिस्कशन, विद ट्रिक के साथ देखा। अब अगले पार्ट के लिए, अगले पार्ट तक के लिए जय हिंद, थैंक यू। जय हिंद डियर स्टूडेंट। अभी जैसे हम लोग नेवी एमआर के मैथ के टॉप 25 क्वेश्चन को देखे, उसी तरीके से ये हमारा दूसरा पार्ट है। इसमें भी टॉप 25 क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स के नेवी एमआर के मिलेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में मान चलिए कि आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। जिन क्वेश्चन को उनको लिया गया है, उनका सलूशन और उनकी ट्रिक, उनका कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूं। तो आइए अब एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। अब हम लोग पहले पे चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, देखिए पिछले वीडियो में हम लोग इसी क्वेश्चन पे रुके थे और इसी क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। अब फिर से इसी क्वेश्चन को करते हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो पिछली वीडियो में कराया जा चुका है, और फिर से आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 7 क्रमागत प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत अब हम लोग ले लेते हैं। तो देखिए जैसे आप इस क्वेश्चन को कर लिए थे, अब इसी क्वेश्चन को आपको जैसे दे दिया है 7 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत आपने निकाला था, ठीक। तो जब आपने निकाला था तो 33 सबसे बड़ा नंबर 36 आया था। तो अब मैं इसको नहीं बता रहा हूँ, इसके आगे से चल रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पास हो चुका है। तो आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, जो आज सेकंड क्वेश्चन है इसका। हाँ देखिए सेकंड क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको बहुत ही आपको ध्यान देना होगा। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आपका एवरेज से ही रिलेटेड है। ये भी क्वेश्चन आपका एवरेज से ही रिलेटेड है। तो डियर स्टूडेंट, हम आते हैं इस क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन के सलूशन को अब हम लोग देखेंगे, कैसे आपको इसको करना है और किस तरीके से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आइए डियर स्टूडेंट शुरू किया जाए अब इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन के सलूशन को, ठीक है। तो आइए हमारे पास जो क्वेश्चन है उसकी बात हम लोग करते हैं। तो आपको पहला क्वेश्चन हो चुका था, दूसरे क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन अभी हम लोग बना लेंगे। आपको दे दिया है 16a प्लस 16b इक्वल टू 48। तो देखिए 16a प्लस 16b इक्वल टू 48 है, तो 16 कॉमन करोगे, a प्लस b इक्वल टू 48, तो ये आपका हो गया a प्लस b इक्वल टू 1648। ये आपका हो गया a प्लस b इक्वल टू 1648 यानी आ गया। अब आपको औसत लेना है, एवरेज लेना है, तो a प्लस b बाई 2 आपका होता है। तो a प्लस b की वैल्यू क्या है 3/2 इक्वल टू 1.5। तो इसका डियर स्टूडेंट आपके पास जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन आप ले लेंगे।
तो अब देखिए इसका ऑप्शन फर्स्ट है, यही आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन, ये भी एवरेज से ही है। देखिए, द एवरेज ऑफ x1, x2, x3, x4 इज 16। द बेस ऑफ द सम ऑफ x2, x3, x4 इज 23। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1? देखिए, अब आपको क्वेश्चन में दे दिया है, क्वेश्चन आप समझिए, कह रहा है क्वेश्चन में x1, x2, x3, x4 का औसत 16 है। आप समझिए, x1, x2, x3, x4 का औसत 16 दे दिया है। यहाँ तक हमने ले लिया, यह औसत 16 है। तो x2, x3, x4 के योग का आधार इतना दे दिया है, तो x1 का मान होगा। तो देखिए, सिंपल में इस क्वेश्चन को अगर आप करते हैं तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अपान 4 इक्वल टू 16, ये बाई 1, ये आपने ले लिया। तो देखिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अपान 4 इक्वल टू 16 बाई 1। तो यहाँ पे आपने ले लिया x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इक्वल टू 64, ये आपका हो गया। जब ये इतना आपने ले लिया 64, अब आपको x2, x3, x4 का सम दे दिया है 23। x1 प्लस 23 इक्वल टू 64, x1 इक्वल टू 64 माइनस 23, तो x1 इक्वल टू 1 और 4, 41, ये हम लोगों का हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, ये आपको दे दिया है 41 आपका हो जाएगा। अगर यहीं पे बेस का आप दे दिया, अगर औसत कहा होता तो थोड़ा सा आप समझिए, अगर इस क्वेश्चन का जो है औसत कहा होता तो यहाँ पे अगर आप लेते x2 प्लस x3 प्लस x4 अपान 3 इक्वल टू 23, ये आपका है। तो x2 प्लस x3 प्लस x4 इक्वल टू 69 आपका है। ठीक है, तो जब ये 69 हो गया तो 64 में 69 को सब्ट्रैक्ट कर लोगे आप, 4 में आप क्या करोगे, 69 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी मिल जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग निकाल लीजिए। लेकिन जैसे यहाँ पे वो चीज़ नहीं दिया है, तो हमारे पास जो दिया है हम उसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को कर लेते हैं जो हम लोगों के पास है। 16 चौको 64 आपको दिया है। अब इनका योग कितना दिया है, इन तीनों का 23, तो x1 प्लस 23 इक्वल टू 64, तो x1 इक्वल टू 1 और 3 की 4, 1, तो यहाँ पे बना लीजिएगा एक ऑप्शन 4, 1, ऑप्शन यहाँ पे गलत टाइप हो गया है, 4, 1 आपका होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब चलें आगे फिर अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। तो अब आइए अगले क्वेश्चन पे आप चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इसको भी मैंने एवरेज से ही लिया है। द एवरेज एज ऑफ 3 बॉय इन 16 ईयर इफ द रेशियो ऑफ देयर इज 4:5:7, देन व्हाट इज द एज ऑफ यंगेस्ट बॉय। ठीक है, सबसे छोटे लड़के की आयु का अनुपात देखिए। अब 3 लड़कों की आयु का औसत आयु 16 वर्ष है। देखिए यहाँ पे समझिए, 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। यहाँ पे इसको आप ध्यान दीजिए, 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि तीनों की आयुओं का अनुपात 4:5:7 है,
ठीक है, 4:5:7 है। तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है? तो देखिए सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर आप लेते हैं इस क्वेश्चन को, अगर हम लोग लेते हैं तो समझिए इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आयुओं का अनुपात 4:5:7 हो तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है, इसकी बात हम लोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर आपने ले लिया, पहले लड़के की हो गई 3x, फिर 5x, फिर 7x अपान 3x + 5x + 7x अपान कितना हो गया, अपान हम लोग ले लिए 3। इनकी औसत आयु कितना दे दिया है, इनके औसत आयु पर अगर आप चलते हैं इनकी औसत आयु 16 है। यहाँ पे आपका हो गया 16, 7 5 12 3 15 x/3 बराबर 16, 3 5 15, ये आपका हो गया। तो x बराबर 16/5, x बराबर आपका हो गया 16/5, ये आपने ले लिया। आयुओं का अनुपात आयुओं का अनुपात 4:5:7 है। तो देखिए 4x + 5x + 7x अपान 3 = 16, 7 4 11, 7 4 7 5 12 4 16x अपान 3 = 16। तो कैंसिल x = कितना आ गया 3। तो सबसे छोटा अगर आप लेंगे तो 4 × 3 बराबर 4 तिहाई 12। तो ये ऑप्शन नंबर सी, सबसे छोटा आपका कितना होगा, 12 साल आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको ले लिया, ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो देखिए अगला क्वेश्चन पहले आप समझिए इस क्वेश्चन को। द एवरेज एज ऑफ 6 सन इन अ फैमिली इन 8 ईयर, द एवरेज एज ऑफ सन्स एंड देयर पेरेंट्स इज, the average age of sons and their parents is 22 years if the age of the father is 8 years more than of the mother, then what is the age of the mother। देखिए अब इसी क्वेश्चन को हम हिंदी में पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। ठीक है, 6 पुत्रों की आयु की औसत, एक परिवार में 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। पुत्रों तथा उनके माता पिता की आयु कितना है, 22 वर्ष। यदि पिता की उम्र पिता की आयु माता की उम्र से 8 वर्ष अधिक हो तो माता की आयु कितनी थी। तो देखिए ये आपने ले लिया। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग ले लेते हैं। पहले 6 पुत्र के आयु का योग, 6 पुत्र के आयु का योग, 6 पुत्र के आयु का योग आप लेते हैं। 6 पुत्र थे, उनके आयु का औसत कितना दे दिया है, 8। ये आपका हो गया 8 तो 8 छंग 48 साल। अब अगर हम लोग लेते हैं माता की उम्र x ले लेंगे तो पिता कितना होगा, x + 8, माता का x होगा तो पिता का क्या हो गया, x + 8 हो गया। अब 8 का औसत आयु कितना है, तो x + 8 + 48 = 8 × 22, ये आपका हो गया 2x + 8 8 16, 56 = 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, ये आपका हो गया 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17। 2x बराबर 176 - 56 हम लोग ले लिए तो 2x बराबर 0 2 1, तो x = कितना 60। तो माता की उम्र कितनी थी, 60 साल। ये इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो माता की उम्र आपको मिल गई 60 साल।
तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। फिर आइए हम लोग आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 10 to 45, 10 से 45 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत। तो यार देखो, इसको अगर आप लेते हो 10 के बाद की अभाज्य संख्या 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 के बाद 41 बाई ऐड कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 9 से आप इसको डिवाइड कर लेंगे। जब आप इसको डिवाइड कर लेते हैं, अब आपका डायरेक्ट यहीं से आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक डियर स्टूडेंट, अब आप इसको ऐड करके डिवाइड कर दीजिए, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं फिर हम लोग आगे अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। ये भी देखो एकदम सिंपल सा है, औसत से क्वेश्चन देता है, तो प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग ले लेंगे। तो योग के लिए जो फार्मूला होता है, n+1/2 ये होता है। औसत के लिए n ये आपका होता है, तो ये कैंसिल हो गया। 50 + 1/2 तो 51/2 तो 25.5 ये आपका हो गया 25.5। ऑप्शन नंबर सी यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपने पढ़ा ही है। अब आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन अब हम लोग लेते हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन की बात अगर करें तो देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स बिटवीन 5 and 35 एंड आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 6। यानी कह रहा है कि 5 और 35, देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, 5 और 35 के बीच की 6 से पूर्णतया विभक्त होने वाली 5 तथा 35 के बीच की 6 से पूर्णतया विभक्त होने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, इसको हम लोगों को लेना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप करेंगे तो पहले आपको लेना है 5 के बाद क्या होगा, 6, 12, 18, 24 और 30 ये आपका हो गया। तो अब यहाँ से अगर आपने ले लिया, अब इसमें देखिए इनका अगर आपने ले लिया तो 6 + 12 + 18 + 24 + 36 कॉमन कर लो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5/5 ये आपका हो गया। अब एवरेज आपको लेना है तो अब ऐड कर लो यार, 3 3 6 4 10 5 15, 6 × 15/5, 6 3 18, 18। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए फिर अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ले लिया, ये भी उसी से रिलेटेड है। देखिए उसी टॉपिक से रिलेटेड, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 8। 8 के प्रथम 8 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 6 गुणजों का औसत, तो 8, 16, 24, 32, 40, 48 ये आपका हो गया। अब इसको अगर आपको लेना है अपॉन 6 तो 8 कॉमन ले लो यार, 1 + 2 +
3 + 4 + 5 + 6 अपॉन 6 8। अब देखो 3 3 6 4 10 5 15 6 21 बाई 6 ये आपका हो गया 4 और 3 28 7 चौक 28। तो ऑप्शन नंबर सी ये हम लोग बना लिए। तो इसका भी आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी आपने ले लिया। तो इससे इस टाइप के भी क्वेश्चन को आपने कर लिया। अब आइए आगे हम लोग करते हैं अगले क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका जो है उस अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो भी हमारे पास है ये आपने ले लिया। द एवरेज ऑफ 5 numbers in is 32 if one of these number is omitted of the average of the remaining number is 30. What is the discarded number? तो अगर आप देखो इस क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ते हो, 5 संख्याओं का औसत 32 है। इनमें से एक संख्या छोड़ दिए जाने पर शेष संख्याओं का औसत 30 है। तो छोड़ी गई संख्या होगी तो 32। इसका जो आप क्वेश्चन करेंगे 32 × 5 - 30 × 4 आपने ले लिया। 5 दूनी 10, 5 3 15 1 16, 4 3 12 40। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। डायरेक्ट आपने इसको ऐसे कर लिया। इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। अगला क्वेश्चन A man travels from A to B at speed of 6 km and back from B to A 4 km goes at the speed of an hour. What is the average speed of this person for the whole journey? अब देखो अगर हम लोग ले लेते हैं इसको तो आप देखिए यहाँ पे कह रहा है एक व्यक्ति A से B तक 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा B से A तक 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरी यात्रा करता है। तो इस व्यक्ति की औसत चाल क्या होगी? तो 2, अब आपने ले लिया 2x × y अपान x + y। ये आपका होता है 2 × x + y अपान x + y। तो x की वैल्यू कितनी है आप अगर ले लेते हो, x की वैल्यू और y की वैल्यू आपको देखो दिया है। x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 4 है। अब 2xy अपान x + y ये फार्मूला लगा दो। 2 × 6 × 4 अपान 6 + 4, 2 × 6 × 4/10। तो ये आपका हो गया 5, 24/5, 5 चौक 20, 5 8 40। ये आपका हो गया 4.8 km/h हो गया। डियर स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन। आगे अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ठीक, तो अगला क्वेश्चन आप देखिए। अगला क्वेश्चन है एकदम सिंपल। आप देखिए थोड़ा सा ध्यान देना है आपको इस क्वेश्चन में। तो जैसे अगर अब इस क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं तो देखिए अब अगर आपने ले लिया 36 की पावर 1/6, 1/36। तो ये आपका हो गया 6 की पावर 2 की पावर 1/6। इसको आपने ले लिया 3, 6 की पावर 1/3। तो ये आपका हो गया √3 6। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। ये आपका आंसर। अगले क्वेश्चन पे आप आते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 13। ये देखिए यहाँ पे अगर आपने ले लिया देखो तो ये आपका हो गया 2 की पावर n/2 = 2 की पावर 6। अब n/2 = 6, 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 12। आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। ये भी क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन आप लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगे। यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू पूछा है। इसकी वैल्यू आपकी क्या होगी? तो आप समझिए
यहाँ पे अगर आप लेते हैं तो 3 की पावर n, 3 की पावर 2, माइनस 3 की पावर n, 3 की पावर 1, 3 की पावर n, 3 की पावर 4, प्लस 3 की पावर n, 3 की पावर 1, 3 की पावर n, 3 की पावर n कॉमन ले लेते हैं। 9 माइनस 3 अपान 81 प्लस 3, ये आपका हो गया 6 अपान 84, ये आपका हो गया 6 का नम 6, 6 का नम 6 चौको 24, 1/14, ऑप्शन नंबर सी ये भी हो गया। आइए अगला क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका है, इसको हम लोगों को लेना है। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करें। तो देखिए, आप n की वैल्यू आप 0 रख के देख लीजिए, तो ये आपका 1 हो गया, ये आपका 3 की पावर 5 इंटू 27 की पावर 3 अपान 3 इंटू ये आपका 9 इंटू 9 की पावर 4। तो यहाँ से अगर आपने ले लिया 3 की पावर 4, ये आपका हो गया, ये कैंसिल कर लेंगे। अब यह काम और करते हैं, ये ना करके, चेक ना करके हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं। डायरेक्ट आप इसको ले लेते हैं। तो देखिए, आपने लिखा है इसको 3 की पावर 2n प्लस 5, 3 की पावर 3 यानी 9, ये आपका हो गया, माइनस 3 की पावर 1 और 3 की पावर 3 3 का 9, 3 27 3 81 4, 3 की पावर 4 4 या 16, 17 हो गया। आपने ले लिया 3 की पावर 4, 4 चौक 16 और 1 17, ये हो गया बराबर 3 की पावर 3। तो ये आपका हो गया 2n प्लस 14 माइनस 17 बराबर 3। तो 2n बराबर 3 प्लस 3, तो n बराबर 6/2 यानी 3, n की वैल्यू 3। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अभी हम आपको इसी में इसी पार्ट में अभी जो आपके फिजिक्स के क्वेश्चंस आते हैं, उन फिजिक्स के क्वेश्चन को अभी हम लोग करेंगे। अभी जस्ट हम लोग इसके आगे फिजिक्स के क्वेश्चन को करते हैं। ये हम लोगों ने मैथ कर लिया, अभी हम लोग इसके आगे फिजिक्स के करते हैं। आइए डियर स्टूडेंट, हम लोग मैथ के बाद जो फिजिक्स के क्वेश्चंस होते हैं उसको करते हैं। तो जैसे दे दिए, यदि पिंड पर यह बल कार्य करता है तो उसका वेग होगा, वेग भी है तो शक्ति। P इक्वल टू आपने पढ़ा है, अगर आपको याद हो, P इक्वल टू मैंने आपको बताया है W/T। तो W क्या होता है, F इंटू S/T। तो S/T को हम क्या बोलते हैं, वेग। तो F इंटू बल इंटू वेग, तो ये आपका F इंटू V, पहला ऑप्शन बन गया। F इंटू V होता है, तो ये आपका बन गया। अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, एक गेंद की गतिज ऊर्जा E है, 36 से 45 अंश के कोण पर फेंकी गई, तो उड़ान के दौरान उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा आधी होती है। आपको बताया ही गया है कि आधी होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे अधिक निर्बल बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। ये आपको बताया गया है, क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल। ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग लेते हैं, तो प्रकृति में पाया जाने वाला कौन सा बल आकर्षण एवं प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति के होता है। तो इसको हम लोगों ने पढ़ा था, विद्युत चुंबकीय बल। चुंबक में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल होते हैं। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक निकाय पर कार्य कुल बल आघूर्ण 0 है, तो उसकी कौन सी भौतिक राशि संचरित होती है। तो इसके लिए आपने पढ़ा था कोणीय संवेग। क्या होता है, कोणीय संवेग आपको बताया गया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, कोणीय संवेग। फिर इसके आगे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 की पावर 31 किलोग्राम है, तो उसके परिणाम की कोटि। तो आपको मैंने बताया था, अगर याद हो, कि अगर ये वैल्यू
3.16 से ज़्यादा होती है तो पावर में एक ऐड कर लेते हैं +1, तो यानी आपका हो गया 10⁻⁻30, ये आपका हो गया। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आप चलते हैं। m1 तथा m2 द्रव्यमान के दो पिंडों की भिन्न ऊंचाइयां h1 तथा h2 से गिराए गए जाते हैं तो पृथ्वी पर पहुंचने के समयों का अनुपात क्या होगा, बताया ही गया था। h1 रेशियो क्या होता है h2, कैसे आप अगर निकालना चाहोगे तो T1 = √2h1/g से, T2 = h2/g से, इसका यूज करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक, अगला, बल नियतांक को K1 तथा K2 की दो स्प्रिंगों से खींची जाती है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा का अनुपात होगा, तो ये आपको पता है, रेशियो बदल जाते हैं, K2 रेशियो K1 हो जाता है। बस अगला क्वेश्चन आप लेते हैं, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द्रव्यमान यम का एक टुकड़ा त्रिज्या के अर्धगोली प्याले को किनारे से नीचे तली तक फिसलता है। यदि गुटके व प्याले के बीच का घर्षण न हो तो तली पर वेग क्या होगा, तो इसके लिए जो आपने पढ़ा था फार्मूला 1/2 mv² = mgr, तो ये से ये कैंसिल, v² = 2gr, तो v = √2gr, तो ऑप्शन नंबर बी यही आपका आंसर हो गया। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पिंड का पृथ्वी के तल पर भार W है। पृथ्वी के घनत्व को एक समान मानते हुए पृथ्वी के केंद्र से आधी गहराई पे इसका भार होगा। आधी गहराई पर क्या होगा, आधा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 यही सही है। इस तरीके से हम लोग डियर स्टूडेंट फिजिक्स के भी क्वेश्चन को कर लिए। बाकी और जो हम लोगों का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। देखिए, आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार मैं सेशन लेकर आया हूं जिसमें 25 क्वेश्चन और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन, आप ये समझ सकते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं या इनके आने की संभावनाएं भी हैं। तो बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है और आपका सेशन बहुत धमाकेदार होने वाला है। आपको इनका एक एक क्वेश्चन का जवाब भी देना होगा हमारे साथ। देखिए, यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो, ये जो कथन था, ये कथन किसने कहा था? ये कथन किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने कहा था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने ये कथन कहा था? तो इसका जवाब आप कमेंट कर सकते हैं, तत्काल तुरंत कमेंट कर सकते हैं। तो वेदों की ओर लौटो कथन स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। ये जो कथन कहा था, किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती। ये आपको याद हो जाना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, कई बार ये पूछा भी गया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए, इसमें थोड़ी सी हल्का सा मिस्टेक है। यहाँ पे है किसे भारत का, यहाँ पे देखिए थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, तो ये है सिलिकॉन वैली। भारत का किसे सिलिकॉन वैली कहा जाता है? सिलिकॉन, ठीक है भैया। सिलिकॉन वैली, ठीक है। किसे सिलिकॉन वैली कहा जाता है? मुंबई को, बेंगलोर को, केरल को या फिर कोलकाता को? आपके पास 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन आपको बताना है किसको कहा जाता है। तो देखिए, भारत में एक ऐसा स्टेट है, एक ऐसा जगह है जिसे क्या कहा जाता है? भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। सिलिकॉन वैली वो है बेंगलोर। बेंगलोर को क्या कहा जाता है? सिलिकॉन वैली कहा जाता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन का जवाब। अब देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
देखिए भाई कहीं जाना नहीं, बहुत ही धमाकेदार 25 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आपको कंटिन्यू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ बने रहना है। अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छा स्कोर करें और अपना बेस्ट से बेस्ट पेपर दे के आएँ तो आपको हमारे साथ कंटिन्यू बने रहना होगा। और 25 क्वेश्चन आपको ऐसे ही 25 क्वेश्चन लगातार मिलेंगे, ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चन बहुत ही धमाकेदार। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड, आप लोग सभी लोग परिचित होंगे इस बात से कि जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार जो हुआ था वो कितना मतलब उसको सोच के ही रूह कांप जाती है, ठीक है। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसकी जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? जब ये कांड हुआ उसके बाद इसकी जांच करने के लिए एक आयोग बनाया गया और उस आयोग का क्या नाम था, ये प्रश्न में पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है कि उस आयोग का नाम क्या था। चलिए आयोग में देखिए पहला था लिम्ब्रहन आयोग, दूसरा कोठारी आयोग, तीसरा ऑप्शन है हंटर आयोग और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसके लिए जो हमारा आयोग बनाया गया था वो कौन सा आयोग था? हंटर आयोग, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है, एकदम दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए अब महात्मा बुद्ध का नाम तो किसने नहीं सुना है। महात्मा बुद्ध एक ऐसी हस्ती थी जिन्होंने हमारे समाज को एक अच्छा विचार दिया, लोगों को जीने का तरीका सिखाया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न उनसे जुड़ा हुआ कहा जा रहा है कि बताइए कि बुद्ध, ठीक है, बुद्ध का महत्वपूर्ण त्योहार। देखिए हम बहुत सारे त्योहार मनाते हैं, हम होली मनाते हैं, ठीक है, होली मनाते हैं, ईद मनाते हैं, आपका दीपावली मनाते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे, बहुत सारे हमारे त्योहार हैं जिन्हें हम मनाते हैं। उन्हीं त्योहारों में से देखिए एक महत्वपूर्ण त्योहार बुद्ध के लिए भी मनाया जाता है और यहाँ पे 4 ऑप्शन है। बुद्ध के लिए वो कौन सा महत्वपूर्ण त्योहार है जो हम मनाते हैं? होली है, या फिर आपका ओशान है, या फिर ईद है, या फिर क्रिसमस है। तो मुझे लगता है इस ऑप्शन का जवाब आप बिल्कुल दे पाएंगे और बहुत ही खूबसूरती से दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता है क्रिसमस हो ही नहीं सकता, ईद समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होली भी आप होलिका दहन, तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर है यहाँ पे ओशाना। ओशाना महात्मा बुद्ध का एक बहुत ही, बुद्ध के लिए हम एक त्योहार मनाते हैं और उस त्योहार का नाम है ओशाना, ठीक है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है और ये प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जो बहुत सारे एग्जामों में, 1-2 एग्जाम की मैं बात नहीं कर रहा, बहुत सारे वनडे के ऐसे एग्जाम्स हैं जिनमें ये प्रश्न बार बार रिपीट होता रहा है, ठीक है। और आपकी एग्जाम की दृष्टि से भी ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? किसे देता है भाई? लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रपति को देता है, लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है, राज्यपाल को देता है, या फिर हमने जो ऑप्शन बनाए ना सारे के सारे गलत बनाए हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। चलिए लेकिन अगर आपकी जानकारी अच्छी है तो उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रश्न को गलत तो कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है, लोकसभा का अध्यक्ष वो लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे और एग्जाम में आता है तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 5-6 की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब इतिहास से तो हर कोई परिचित होता है, ठीक है। हमारा इतिहास बहुत पुराना रहा है और बहुत ही जबरदस्त रहा है। बहुत जगह पे बहुत हमें अच्छा भी लगता है कि कुछ लोग बहुत अच्छे थे जो समाज के प्रति बहुत उदार थे, लेकिन कुछ लोग थे जो बहुत क्रूर भी थे, लेकिन फिलहाल हमें उससे लेना देना नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं कि मुगल वंश जो था, मुगल वंश सभी ने नाम सुना होगा, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? ठीक है, यहाँ पे प्रश्न है कि मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? 4 ऑप्शन है, हुमायूं, अकबर, बाबर या फिर चंगेज खां।
ठीक है, तो आई होप आप ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करेंगे। जल्दी से आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि मुगल, ठीक है, मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो मुगल वंश के संस्थापक थे बाबर। कौन थे भैया? मुगल वंश के संस्थापक थे बाबर। ठीक है, तो आई होप ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न हमारा ये रहा, प्रश्न संख्या 7। देखिए बहुत ही भैया मैं बिल्कुल श्योर हूं और आपको कह सकता हूं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल माइंड में सेट कर लेना है आपको कि ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। प्रश्न क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, देखिए सबसे बड़े दिन की बात हो रही है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 16 मार्च को होता है, 16 मार्च को होता है, 22 जुलाई को होता है, या फिर 22 दिसंबर को होता है, या 23 अप्रैल को होता है। एक बात मैं यहाँ पे कंफर्म कर देना चाहूँ, तो अगर आपको प्रश्न का जवाब पता है तो आप प्रश्न को जैसे ही हम पढ़ते हैं आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होता है वो किस दिन होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध पे जो सबसे बड़ा दिन होता है वो होता है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर रट लीजिए, 224 22 दिसंबर। ठीक है, इसी के बाद तो आता है नया साल, है ना, खुशियां मनाते हैं हम लोग 1 जनवरी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए वैसे अगला प्रश्न आप यहाँ पढ़ ही चुके होंगे क्या है, लेकिन हम रिपीट करेंगे। और देखिए बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, कह रहा है LAN, लैन। ठीक है, प्रश्न है LAN, लैन। लैन का पूरा नाम क्या है? एक बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी शार्ट नेम का फुल नेम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आप फुल फॉर्म जो है, जैसे लाइन है, वैन है, बहुत सारे वर्ड हैं, उनका फुल फॉर्म आपको आना चाहिए, आपको पढ़ लेना चाहिए। तो वहीं से एक प्रश्न है, लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला है लास्ट एट नेटवर्क, लास्ट एट नेटवर्क। ऑप्शन दूसरा है लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन आपका तीसरा है लोकल एरिया न्यूज, और चौथा ऑप्शन है लास्ट एट न्यूज। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि सही है? चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे, जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। चलिए, लोकल एरिया नेटवर्क क्या है? लैन का मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 9। देखिए भाई, आज किस दौर में, आज जो 21वीं सदी चल रही है, आप इससे बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे कि महिला सुरक्षा की बात हो रही है, महिला को आगे ले जाने की बात हो रही है, महिलाओं के अधिकार की बात हो रही है। तो इसी तरीके हम लोग एक डे मनाते हैं, वुमेन्स डे, महिलाओं का दिन, महिला दिवस। उसी से प्रश्न है कि महिला दिवस कब मनाया जाता है? हम प्रत्येक वर्ष महिला दिवस मनाते हैं। कब? 8 मार्च को, 12 मार्च को, 24 मार्च को, या फिर 13 अप्रैल को। ठीक है, तो 8 मार्च, ठीक है, 8 मार्च, अभी कुछ दिन पहले ही 8 मार्च बीता है। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ष हम 8 मार्च को, ठीक है भाई, 8 मार्च को, 8 मार्च को क्या महिला दिवस मनाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए, एक बहुत ही प्रसिद्ध प्लेस है विजय घाट। किस समाधि यानी किसकी समाधि का स्थल है? विजय घाट किसकी समाधि स्थल है? किसकी समाधि स्थल है विजय घाट? महात्मा गांधी की, लाल बहादुर शास्त्री की, राजीव गांधी की, या फिर इंदिरा गांधी की? 4 ऑप्शन हैं, और आपको भी पता है कि एग्जाम में 4 ही ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पे सही होगा? लाल बहादुर शास्त्री। ये जो विजय घाट किसकी समाधि स्थल है? तो ये है लाल बहादुर शास्त्री की। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री की। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए,
देखिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। और देखिए फिर मैं कह रहा हूं कि ये टॉपिक देश और उसकी मुद्रा, ये भी आज के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे अभी मैंने कहा कि आप जो है ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिनका फुल फॉर्म आपको आना चाहिए, उसी तरीके से देश की मुद्राएं के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस देश की मुद्रा कौन सी है। तो यहाँ पे जो हमारे पास प्रश्न है, हम उस प्रश्न को देखते हैं कि यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे किसी नहीं है, यहाँ पे है फिजी। ठीक है भैया, फिजी। ठीक है, फिजी देश की मुद्रा क्या है? फिजी देश की मुद्रा क्या है? रुपया है, डॉलर है, यूरो है या फिर येन है। ठीक है, यहाँ पे बताना है, क्या बताना है? जो हमारा फिजी देश है, फिजी देश की मुद्रा क्या है? तो फिजी देश की जो मुद्रा है वो है डॉलर। ठीक है, फिजी देश की मुद्रा क्या है? डॉलर है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए बहुत ही फेमस प्रश्न है, कई बार पूछा भी जा चुका है। प्रश्न है यहाँ पे, मिशन चंद्रयान किस दिन लॉन्च किया गया था? मिशन चंद्रयान किस दिन लॉन्च किया गया था? 21 जुलाई को, 22 जुलाई को, 5 अगस्त को या फिर 22 जून को? तो ये लॉन्च किया गया था चंद्रयान कब? 22 जुलाई को। ठीक है, 22 जुलाई। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और देखिए साथी, निरंतर जब हम कोशिश करते हैं, अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखते हैं, अपने सब्जेक्ट पे निरंतर वर्क करते हैं, अपने मिशन की ओर बराबर कार्यरत रहते हैं, तभी हमें अपने वर्क में सफलता मिलती है। तो आपको लगातार प्रयास करना है, पढ़ाई करनी है और सफल होना है। मैराथन की लंबाई क्या होती है? 52.7 किलोमीटर, 42.19 किलोमीटर, 34.60 किलोमीटर या फिर 40 किलोमीटर। देखिए आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारी मैराथन कराई जाती है। आप मैराथन, अब यहाँ पे चूंकि मैं फिगर नहीं है, जो लॉन्ग मैराथन होती है, ठीक है, लॉन्ग मैराथन की यहाँ पे लंबाई पूछा है कि मैराथन की लंबाई कितनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैराथन की लंबाई सही एक्चुअल है वो है 42.19 किलोमीटर। 42.19, याद रखना ये डाटा। मैराथन कितने किलोमीटर की होती है? तो 42.19 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा प्रश्न संख्या, देखिए बहुत इजी प्रश्न और बहुत छोटा सा। कह रहा है हिमालय की चोटी किस राज्य में है? हिमालय की चोटी है ना, हिमालय की चोटी किस राज्य में है? पंजाब, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। भाई ये प्रश्न बहुत ही आसान है, इसका जवाब आप खुद देंगे। चलिए जल्दी से कमेंट कर सकते हैं। चलिए हिमाचल प्रदेश, जितने, हाँ हिमाचल प्रदेश, इसका सही जवाब क्या है? हिमाचल प्रदेश। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 15। ठीक है, ये रहा प्रश्न संख्या 15। बॉम्बे हाई में पेट्रोलियम की खुदाई, ये देखिए पेट्रोलियम की खुदाई की बात हो रही है। पेट्रोलियम, बॉम्बे हाई में पेट्रोलियम की खुदाई कब हुई थी? ठीक है, 1973, 1974, 1976 या फिर MOT। यानी गुरुजी ने क्या किया है? गुरुजी ने ऑप्शन ही नहीं दिया सही वाला ना। नहीं भाई, ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे 1974 इज करेक्ट। ठीक है, तो बॉम्बे हाई में पेट्रोलियम की जो खुदाई हुई थी वो हुई थी 1974 में। ठीक है, 1974 में। चलिए अगला प्रश्न है हमारा। देखिए हम लोग कुतुब मीनार के बारे में बहुत सुनते हैं, कुतुब मीनार बहुत ऊंचा है ना, कुतुब मीनार बहुत ऊंचा है। फिर एक ने पूछ लिया अच्छा बताओ कितना ऊंचा है, वही प्रश्न है। ठीक है, वही पहला है। ठीक है, प्रश्न पूछ लिया गया कुतुब मीनार की लंबाई कितनी है। ठीक है,
एक लड़का बोला कि मैं गया था आज घूम के आया हूँ, कुतुब मीनार मैंने देखा है। मैं अच्छा कुतुब मीनार देखे? कहा हाँ देखे। कितना लंबा है? भाई यही तो नहीं पता। देखो भाई देख लो, आज पता हो जाएगा ना। कुतुब मीनार की लंबाई कितनी है? 76 मीटर, पहला ऑप्शन। दूसरा 74 मीटर, 75 मीटर या फिर 73 मीटर। ठीक है, तो जो कुतुब मीनार की लंबाई है वो है 73 मीटर। ठीक है, कितनी भाई? 73 मीटर। कुतुब मीनार की जो लंबाई है वो कितनी है? 73 मीटर। ठीक है, आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न संख्या 17। देखिए मैंने कहा था कि आपका जो फुल फॉर्म है बहुत बार पूछा गया है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छा खूबसूरत। रॉ, आप लोग कई मूवियों में भी देखा होगा, कहते हैं हम रॉ एजेंट हैं, रॉ एजेंट ना। चलिए रॉ का फुल फॉर्म क्या है? रॉ का पूरा नाम क्या है? यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है कि रिसर्च एंड एनालिसिस वर्क। दूसरा ऑप्शन है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ऑप्शन सी इज रेट एंड एनालिसिस वर्क और ऑप्शन 4 है रेट एंड एडवांस वर्क। 4 ऑप्शन है, लेकिन सही तो एक ही होगा। क्या भाई? सही तो एक ही होगा ना। हाँ, तो यहाँ पे कौन सा जवाब एकदम सही होगा आपके अनुसार? तो आप कमेंट कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो रा का फुल फॉर्म होता है वो होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। ठीक है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। और भैया यहाँ पे लिख लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और ये रहा आपके लिए। प्रश्न है कि आप लोग इंश्योरेंस का नाम सुने होंगे, बहुत सारी कंपनियां आज हमारे मार्केट में हैं जो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस करती हैं, है ना। जिसके अंदर जीवन जो है स्वास्थ्य बीमा, और उसके बाद जीवन बीमा, बाइक का इंश्योरेंस, 4 व्हीलर का इंश्योरेंस, तो है ना। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न है कि भारत में पहली जीवन बीमा, देखिए किसकी बात हो रही है? जीवन बीमा की बात हो रही है। ठीक है, जीवन बीमा कंपनी है, कौन है? HDFC है, LIC है, ओरिएंटल सोसाइटी है या फिर बिरला लाइफ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो आपका सही जवाब, देखिए कुछ लोग तो सोचे अरे वाह यार ये तो बहुत आसान प्रश्न पूछ लिया, मजा आ गया, है ना, मजा आ गया, बहुत आसान प्रश्न पूछ लिया गया है। LIC होगा, LIC, क्योंकि LIC एक ऐसा है कि लगभग हम इसको सभी लोग सुने होते हैं। LIC है ना, गांव गांव हर जगह LIC वर्ड ही हमारे घर कट जाता है कि अच्छा LIC होगा, LIC। अगर आपने बेटा LIC पे क्वेश्चन टिक किया तो ये आपका गलत हो जाएगा और आप 1 नंबर आपका गया। ठीक है, तो यहाँ पे LIC बिल्कुल भी नहीं है। भारत में जो सबसे पहले कंपनी थी, जीवन बीमा कंपनी थी, वो थी ओरिएंटल सोसाइटी। ठीक है, ओरिएंटल सोसाइटी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 19, नीति निदेशक तत्व। देखिए हमारा जो संविधान क्रिएट किया गया, जब हमारा संविधान बनाया गया तो हमारे संविधान में बहुत सारे तथ्य, बहुत सारे रूल और रेगुलेशन अलग अलग देशों से लिया गया और उन्हीं से सबको मिलाकर कुछ खुद के बनाए गए, कुछ जो अच्छी अच्छी बातें अदर देशों से थी उन्हें भी लिया गया और एक बेहतरीन, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हमारे देश का भारत संविधान बनाया गया। ठीक है, जिसके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जिसमें बहुत बड़ा योगदान है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही संविधान निर्माता भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहीं पे कहा गया कि जो हमारे संविधान में नीति निदेशक तत्व हैं, नीति निदेशक तत्व हैं, उनका जो विचार है, नीति निदेशक तत्व का विचार किस देश से लिया गया था? रूस से लिया गया था, अमेरिका से लिया गया था, या फिर आपका आयरलैंड से लिया गया था, या फिर इंग्लैंड से लिया गया था।
तो हमारे संविधान में जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं वो लिए गए थे कहाँ से? आयरलैंड से। कहाँ से लिए गए थे? आयरलैंड से। आयरलैंड। ठीक है भाई, चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा करंट का है। प्रश्न है कि भारत के लोकसभा अध्यक्ष, अभी देखिए अभी कुछ देर पहले हमने एक प्रश्न आपसे किया था कि भारत के जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? ठीक है, अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? तो जो वहां पे प्रश्न है, तो जो भारत के लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। अब यहीं पे प्रश्न है कि भारत के लोकसभा अध्यक्ष इस समय हैं कौन? ठीक है, सुमित्रा महाजन है, ओम बिरला है, संबित पात्रा है या वेंकैया नायडू हैं। तो वर्तमान समय में हमारे लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? ओम बिरला। ठीक है, ओम बिरला। अभी परसों ही शायद न्यूज आई थी कि भगवत मान ने अपना इस्तीफा दिया। ठीक है, किसको दिया? ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यह रहा हमारा प्रश्न संख्या, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ठीक है, गंगा, यमुना, चंबल या बेतवा। ठीक है, तो दिल्ली किस नदी के किनारे है? तो देखिए दिल्ली जो है वो यमुना नदी, आप अक्सर न्यूज में सुनती होंगे कि वहाँ के जो दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं उनके ऊपर प्रश्न उठाया जाता है कि आपने यमुना को लेके बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी और आप यमुना बहुत गंदी है, दिल्ली की जो यमुना नदी है बहुत ज़्यादा प्रदूषित है। यानी दिल्ली जो है किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए राज्य और राजधानी से यहाँ एक प्रश्न है और क्या प्रश्न है कि कुवैत की राजधानी कहाँ है? कुवैत देश जो है उसकी राजधानी क्या है? कुवैत सिटी है, दोहा है, मस्कट, यहाँ पे मस्कट है, मस्कट है या फिर लीबिया है। ठीक है, मस्कट है या फिर लीबिया है। तो यहाँ पे कुवैत की राजधानी जो है वो है कुवैत सिटी। ठीक है भाई, क्या है? कुवैत, कुवैत सिटी। ठीक है, कुवैत सिटी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 23। ठीक है, 23, विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश। भैया बाइक चलाते हैं, घर यूज करते हैं, पेट्रोल डीजल, यूं गाड़ी चलाते हैं, है ना? तो जब हम यूज करते हैं जिन पेट्रोल का, डीजल का, उसके उत्पादक देशों के बारे में प्रश्न हो रही है। तो प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील, वेनेजुएला, सऊदी अरब, इनमें से कोई नहीं। या एक प्रश्न इसमें और आगे जोड़ देते, चौथा ऑप्शन अमेरिका। ठीक है, तो लगता है आप पेट्रोल की बात हो रही, अमेरिका हो गई या नहीं। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा तेल उत्पादक देश है, तो सबसे अधिक तेल उत्पादक देश है वेनेजुएला। पहले नंबर पे आपका क्या है? पहले नंबर पे वेनेजुएला है, दूसरे नंबर पे आपका क्या है? सऊदी अरब है। तो सबसे अधिक जो तेल उत्पादक देश है वो क्या है? वेनेजुएला है। उसके बाद हमारा दूसरा जो सबसे अधिक तेल उत्पादक देश है वो है सऊदी अरब। आई होप कि आप इन सभी प्रश्नों को समझ गए होंगे और मैं बताना चाहूँगा साथियों कि ये जो सारे प्रश्न हैं इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं जो आए हुए हैं पिछले एग्ज़ामों में, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आने की संभावना है और आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त सेशन होगा। आपको ऐसी लगातार 25-25 क्वेश्चनों की सीरीज मिलने वाली है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप सभी ने सुना होगा जजिया कर के बारे में। ठीक है, जजिया कर किसने हटाया था? जजिया टैक्स किसने हटाया था? ठीक है, अकबर ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने या फिर बहादुर शाह जफर ने? जजिया कर। ठीक है, जजिया कर
जजिया कर, है ना, जजिया कर। जजिया कर किसने हटाया? जजिया कर किसने हटाया? चलो कमेंट करो भाई जल्दी से। तो जजिया कर हटाने वाले जो थे वो कौन थे? अकबर थे। किसने हटाया था? अकबर। अकबर ने अपने कार्यकाल में क्या किया था? जजिया कर को हटा दिया था। लोग खुश हो गए थे ना, जैसे भी पेट्रोल पर टैक्स हट गया, मजा आ जाए ना, पेट्रोल मिलने लगेगा सस्ता, यही अब तो बाइक चलाएंगे। चलिए, हाँ भाई हंस लिया करो भाई थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा भाई क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, मजा आने वाला है। देखिए प्रश्न है, कौन सा जानवर है जो स्किन से सांस लेता है? कहते हैं सर कोरोना टाइम चल रहा था, हम अपने नाक से सांस नहीं ले पा रहे थे, आप कह रहे हैं स्किन से सांस लेता है, ऐसे भी होता है क्या? अरे बिल्कुल होता है। ये हमारी जो खूबसूरत धरती है, यहाँ पे सब कुछ संभव है। एनीथिंग्स, आप कुछ भी सोचो, ये मत सोचो ये हो नहीं सकता। एनीथिंग्स इज पॉसिबल। ठीक है, चलिए प्रश्न है, कौन सा वो जानवर है जो स्किन से सांस लेता है? केकड़ा? अरे नहीं भाई। मछली? अरे नहीं नहीं नहीं, मछली नहीं। सांप? अरे यार सुन तो लो, मेढक। अब बताओ कौन सा? ठीक है, केकड़ा, मछली, सांप, मेढक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मेढक, इसको कहते हैं टर टर ना, वही जो बरसात में निकलते हैं ना, वही मेढक। मेढक जो है वो क्या करता है? अपनी त्वचा से क्या करता है? सांस लेता है। तो आई होप कि जो 25 क्वेश्चंस थे आपको समझ में आए होंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये 25 क्वेश्चन आपके लिए बहुत उपयोगी हों, और उपयोगी हो नहीं, उपयोगी है भी, और आप कंटिन्यू बने रहिए। तो मिलते हैं हम लोग न्यू सेशन में बहुत ही शानदार 25 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए सभी को भाई वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।